गुड मॉर्निंग मित्रों। आज हम लोग पॉलिटी का एक नया चैप्टर लेके आए हैं, राज्य पुनर्गठन यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। मैं सौरभ पांडे आपका निखिल क्लासेस में स्वागत करता हूं। राज्य पुनर्गठन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है? ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये क्या है? रीऑर्गेनाइजेशन। पुनर्गठन हुआ एक बार, इसका मतलब है पुनर्गठन का क्या मतलब है कि एक बार इससे पहले गठन हुआ होगा, ठीक है। जैसे हम आपको पार्ट वाले वीडियो में इससे पहले जो भाग बताए थे कि किस भाग में क्या क्या कौन कौन से विषय और किन किन अनुच्छेदों में है, इससे जस्ट पहले वाले चैप्टर में वो देखे होंगे आप। तो उसमें एक भाग 7 था, भाग 7 था, पार्ट 7 था। उसमें क्या था? उसको रिपील कर दिया, उसको हटा दिया गया था, डिलीट कर दिया गया था। क्यों डिलीट कर दिया गया था, कब डिलीट कर दिया गया था, वो पिछले क्लास में हम बताए हैं। फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि उसमें 3 तरह का हमारा जो स्टेट है उसको कैटेगराइज किया गया था। कि भाग 7 में एक हुआ करता था ब्रिटिश प्रोविंस, एक क्या हुआ करता था? ब्रिटिश प्रोविंस, ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत का मतलब क्या है? जैसे हमारा संविधान सभा भी बना था तो उसमें 3 तरह से लोग गए थे। कुछ लोग ब्रिटिश प्रांत से गए थे, कुछ लोग देसी रियासत यानी प्रिंसली स्टेट से गए थे, और कुछ लोग कहां से गए थे? चीफ कमिश्नरी एरिया से गए थे। तो ये स्टेट का एक कैटेगरी बनाई गई थी। भाग 7 में लिखा गया था ब्रिटिश प्रांत थे, देसी रियासतें थी, चीफ कमिश्नरी एरिया था, ठीक है। तो क्या हुआ कि आपका जो ब्रिटिश प्रांत जहां पे विधानसभाएं वगैरह होती थी, जहां पे अंग्रेजों का सीधा रूल होता था, ठीक है, उसको ब्रिटिश प्रांत बोला जाता था। तो वो एक कैटेगरी बनाई गई थी और जिसके प्रमुख हुआ करते थे गवर्नर। ये स्टेट की बात हो रही है, राज्य की चर्चा हो रही है। जो भारत का संविधान 1950 में बना था उसमें भाग 7 में 3 तरह के राज्यों का वर्णन किया गया था, जिसमें पहला प्रांत ब्रिटिश प्रांत, दूसरी कैटेगरी देसी रियासतों की हुआ करती थी, तीसरी कैटेगरी हुआ करती थी चीफ कमिश्नरी एरिया की, ठीक है। तो ब्रिटिश प्रांत यानी जहां विधानसभाएं वगैरह होती थी, जहां पे विधानसभाएं, अब इंडिया की बात हो रही है, अब ये अंग्रेजों की बात नहीं है, अभी इंडिया के 1950 के बाद की बात है। तो विधानसभाएं थी और इसके प्रमुख कौन थे? गवर्नर हुआ करते थे, ठीक है, राज्य के प्रमुख हुआ करते थे। इसके अलावा कुछ देसी रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट अभी भी एग्जिस्ट करती थी। ब्रिटिश प्रांत में जैसे आपका संयुक्त प्रांत, बिहार है, असम हुआ करता था। ये ब्रिटिश प्रांत वाले एरिया होते थे, यहाँ विधानसभाएं होती थी, लोग चुन के जाते थे और उस तरीके से कानून वगैरह बनता था। लेकिन कुछ देसी रियासतें थे जहां के प्रमुख क्या होते थे? राज प्रमुख कहा जाता था। जो राजा साहब थे उनको क्या कहा जाता था? राज प्रमुख। जैसे त्रावणकोर रियासत, और आपका इसके बाद आपका हैदराबाद रियासत, भोपाल के राजा भोपाल रियासत। तो ये जो रियासतें थी वहां के प्रमुख को राज प्रमुख कहा जाता था। और दूसरी कैटेगरी थी देसी रियासत वाली। तीसरी स्टेट की कैटेगरी क्या थी? आजादी के बाद की बातें हैं, चीफ कमिश्नरी एरिया, जहां के प्रमुख क्या हुआ करते थे? हेड कौन होते थे? चीफ कमिश्नर हुआ करते थे, ठीक है। तो इस समय ये कैटेगरी रखी गई थी, लेकिन बाद में राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है 1956 में, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले कुछ घटनाएं होती हैं, क्या होता है कि हमारे यहां अभी हम लोग जस्ट आजाद हुए थे, उस समय एक मांग चल रही थी बहुत ज्यादा कि राज्यों का क्या किया जाए? भाषा के आधार पर। जैसे तेलुगु भाषा कहां बोला जाता है? आंध्र प्रदेश रीजन में बोला जाता है। तमिल भाषा तमिलनाडु में बोला जाता है, मद्रास वाला रीजन। इसी तरीके से असम वगैरह असमिया में है। तो मतलब अलग अलग जगह, मराठी है तो महाराष्ट्र में, गुजराती गुजरात में। तो इस तरीके से जो भाषा के आधार पर लोग कह रहे थे कि विभाजन कर दिया जाए, भाषा के आधार पर स्टेट बना दिया जाए, बहुत डिमांड चल रही थी। लेकिन हमारे देश के जो स्टेट्समैन हुआ करते थे, जो राजनेता लोग हुआ करते थे, जैसे आपके नेहरू जी हुए, पटेल जी हुए, जो भी हमारे लीडर्स थे, उनको ये लगता था कि अगर भाषा के आधार पर हमने स्टेट का गठन, राज्य का गठन करना शुरू किए तो भारत में बहुत ज्यादा विविधता है, बहुत ज्यादा आपकी डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जब विविधता है तो कल को इंडिया को टूटने का आसार बहुत ज्यादा है, टूट सकता है इंडिया, विभाजन हो सकता है। बाद में कोई कहता है कि हम अलग देश बनाएंगे, जबकि हालांकि हमके संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट की चर्चा की गई है, यानी आप अलग नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी एक शंका था
तो उस शंका के लिए लोग नहीं कर रहे थे। तो इसके लिए राज्यों का जो भाषा के आधार पर डिमांड चल रहा था उसको उसका स्टेटस जानने के लिए क्या स्थिति है, एक कमीशन का गठन किया गया था। डायरेक्ट आपके आयोग क्वेश्चन पूछता है कि धर आयोग कब बना था, ठीक है। तो जो आपका धर आयोग बनाया गया था, धर आयोग 1948 में बना था और इसको यह बताना था कि क्या भाषा के आधार पर राज्यों का गठन संभव है, किया जा सकता है, ठीक है। तो इस आयोग ने क्या किया, उसको पूरा सर्वे किया, स्टडी किया और ये रिकमेंड किया, ये अनुशंसा उसने किया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना कहीं से भी उचित नहीं है, कहीं से उचित नहीं है, ये ठीक नहीं रहेगा हमारे लिए कल भविष्य के लिए। हाँ, अगर आप राज्यों का पुनर्गठन करना चाहते हैं तो क्या करिए, प्रशासनिक आधार पे कर दीजिए। प्रशासनिक आधार मतलब कि इतना एरिया को इस सुविधा प्रशासनिक दृष्टि से अच्छा रहेगा, इस एरिया को इस राज्य बना देते हैं। अगर आप अपने प्रशासन को अच्छे से चलाने के लिए राज्यों को पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर भाषा के आधार पर करेंगे तो ये ठीक नहीं है। कौन सा आयोग कहा था, तो धर आयोग कहा था, 1948 में कहा गया था, ठीक है। तो ये आयोग था। दूसरा आयोग क्या था आपका, एक और, जब ये मांग आगे बढ़ते ही जा रहे थे, आंदोलन होते ही जा रहा था कि नहीं भाई हमको भाषा का, खास करके आंध्र प्रदेश में आंदोलन बहुत तेज चल रहा था, अभी आगे उसको डिस्कस करेंगे। आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा था कि तेलुगु वासी जो थे वो कह रहे थे कि हमको एक अलग तेलुगु राज्य दे दीजिए जिनमें सिर्फ तेलुगु बोलने वाले हों, ठीक है। तो बहुत ज्यादा विरोध था। तो एक फिर से कांग्रेस पार्टी, जो मेन तो उस समय कांग्रेस हुआ करती थी, सरकार भी कांग्रेस की थी और सब लोग जितने भी नेता थे सब लोग ज्यादातर कांग्रेस के ही थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या किया, एक और कमीशन बनाता है 1949 में, 1949 में जेवीपी कमीशन, जेवीपी आयोग बनाता है। क्या है इसका फुल फॉर्म, जे का मतलब जवाहरलाल नेहरू, भी का मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब पट्टाभी सीतारमैया। इनकी एक बड़ी फेमस पुस्तक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पट्टाभी सीतारमैया लिखे हैं, कई बार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। तो इस तरीके से जेवीपी कमीशन बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। 1949 में ये आयोग बनाया गया कि इनको फिर से जो धर आयोग रिकमेंड किया था उस पर विचार किया गया था। क्या ये सही बोले हैं, ये जो एसके धर थे, चीफ जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो उन्हीं के नेतृत्व में किया गया था। तो इस धर आयोग के रिपोर्ट को अध्ययन करना और फिर से रिकमेंड करना कि क्या ये सही था। जेवीपी कमीशन बनाया गया था और उसने भी यही रिकमेंड किया, जेवीपी कमीशन ने भी यही अनुशंसा की कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं ठीक है। हाँ, प्रशासनिक आधार मान करके आप अगर गठन करना चाहते हैं तो करिए, ठीक है। लेकिन आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा आंदोलन चल रहा था, बहुत तेज गति से आंदोलन चल रहा था। उसी में एक व्यक्ति थे जिनका क्या नाम था, पोट्टी श्री रामुलु। नाम तो इनका थोड़ा सा पोट्टी से शुरू हो रहा है लेकिन क्या है, ये पर्सनालिटी बहुत, इनका जो व्यक्तित्व था, जो पर्सनालिटी बहुत मतलब कहेंगे कि महान व्यक्तियों में गिने जाते हैं आज आंध्र प्रदेश रीजन में। पोट्टी श्री रामुलु जो थे वो आंध्र प्रदेश के थे और ये अनशन पे बैठ गए। एक होता है अनशन, मतलब हम धरना पे बैठ गए, जैसे आजकल किसी भी चीज के लिए अगर हमारा विरोध है तो हम लोग अनशन पे बैठ जाते हैं, हम लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन ये सिर्फ अनशन पे नहीं बैठे, ये किस अनशन पे बैठे थे, तो आमरण अनशन। आमरण का मतलब क्या होता है, आमरण अनशन का मतलब गांधी जी भी किए थे, जैसे आपका उस समय पूना पैक्ट जब आया था तो क्या नाम, सांप्रदायिक पंचायत आया था, कम्युनल अवार्ड दिया गया था, तो उसके बाद पूना पैक्ट हुआ था। सांप्रदायिक अवार्ड के विरोध में गांधी जी भी बैठे थे। आमरण अनशन, तो आमरण अनशन का मतलब यह होता है कि मरते दम तक अनशन करेंगे अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा। तो आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं कौन, पोट्टी श्री रामुलु। बहुत महान व्यक्तित्व है, इनका आपको नाम जरूर याद होना चाहिए। पोट्टी श्री रामुलु आंध्र प्रदेश संबंधित है। तो ये आमरण अनशन पे बैठ गए और लगातार बिना खाए पिए कितने दिन तक अनशन करते रहे, 58 दिन तक आमरण अनशन करते रहे पोट्टी श्री रामुलु। और इनकी स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, खराब होते जा रहे थे, भोजन ही नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं। इनके साथ ही जो थे वो लोग भी बहुत कहने लगे कि नहीं आप अब खा लीजिए, जाने दीजिए, सरकार सेंसिटिव नहीं है, संवेदनशील नहीं, हमारी मांगों को नहीं पूरा कर रही है, लेकिन आप खाइए। लेकिन वो अंत तक नहीं खाते हैं और 58वें दिन उनकी क्या हो जाती है,
मृत्यु हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और पूरा आंध्र प्रदेश में एक पूरी लहर की तरह से फैल जाती है और बहुत ज़्यादा बहुत उग्र विद्रोह होता है, बहुत सारी चीज़ें होती, और इनकी मृत्यु होते ही सरकार भी पूरी हरकत में आ जाती है। भारत सरकार फिर वही क्या करती है, फिर इसके बाद कहती है भारत सरकार, इनका मृत्यु किस डेट को हुआ था ये आपको पता होना चाहिए, 15 दिसंबर 1952 को, 15 दिसंबर 1952, 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गया था किसका, पोट्टी श्री रामुलु जी का। और ये उसके बाद पूरे आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा सनसनी हो जाती है, लोग विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं, सरकार प्रेशर में आती है और आंध्र प्रदेश की घोषणा करती है। वो तारीख आपको याद होनी चाहिए, उनकी मृत्यु की तारीख और आंध्र प्रदेश की घोषणा की तारीख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 15 दिसंबर कितना 1952 को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और 1 अक्टूबर 1953, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन करने की घोषणा की जाती है कि चलिए भाई अब आंध्र प्रदेश का गठन किया जाएगा तेलुगु भाषा के आधार पर, और जिसकी राजधानी क्या होगी, कुर्नूल होगी। अभी राजधानी क्या है, तो अमरावती है। अभी आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी बनाने की चर्चा की गई थी, कौन कौन सी थी, क्या थी, ये आप सर्च करिएगा या फिर आने वाले वीडियोस में आप देखिएगा, या फिर भारत को जानो वाले चैप्टर में इस चीज़ की हम चर्चा किए हैं। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश के गठन किया जाता है, जिसकी राजधानी क्या थी आपकी, कुर्नूल थी। तो इसके आगे क्या हुआ था कि हमारा जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, इसके बाद जो है राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था। वो क्या था 1953 में। ये क्यों बनाया गया था, ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि जैसे ही तेलुगु के आधार पर आंध्र प्रदेश का विभाजन शुरू हुआ, उसके बाद अलग अलग राज्यों का डिमांड और बढ़ने लगा। तो सरकार ये सोची कि सबको एक होलिस्टिक वे में देखते हैं, सर्वांगीण रूप से सबको एक बार फिर से एक आयोग बनाते हैं, जिसका नाम क्या रखा गया, राज्य पुनर्गठन आयोग। 1953 में इसको बनाया गया था। इस आयोग में 3 मेंबर थे। कौन कौन से मेंबर थे, तो इसके जो चेयरमैन थे वो फजल अली थे। फजल अली अध्यक्ष, पता नहीं कितनी बार पूछा हुआ है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन है, चेयरमैन कौन है, तो फजल अली थे। 2 और मेंबर थे, के.एम. पाणिकर और हृदयनाथ कुंजरू। के.एम. पाणिकर और हृदयनाथ कुंजरू किसके मेंबर थे, राज्य पुनर्गठन आयोग के। 1953 में गठन किया गया था। इसके बाद ये रिपोर्ट देती है राज्य पुनर्गठन आयोग कब, 1956 में, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट देती है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट में क्या कहती है कि जो संविधान का भाग 7 है, संविधान का जो भाग 7 है, जिसमें राज्यों को 3 कैटेगरी में किया गया था, कौन कौन से, ब्रिटिश प्रोविंस, देसी रियासत और आपका कमिश्नरेट वाला एरिया। तो इनको हटा दीजिए, अब राज्यों की केवल 2 कैटेगरी रखिए, एक होगा आपका स्टेट और एक होगा यूनियन टेरिटरी। एक होगा यानी राज्य और दूसरा होगा केंद्र शासित प्रदेश। ये ब्रिटिश प्रोविंस, देसी रियासत, राजा रजवाड़े सब खत्म करिए इसको, केवल 2 चीज, एक राज्य कैटेगरी हो, एक केंद्र शासित प्रदेश। राज्य में जहां की वहां की एक अलग से शासन व्यवस्था हो जो चलाए उसको, और केंद्र शासित प्रदेश जहां सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सीधे सीधे रूल हो। तो ये चीजें, और इसने रिकमेंड किया था कि भारत में सबको हटा करके 14 राज्यों का गठन कीजिए और 6 केंद्र शासित प्रदेश का। 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्यों का गठन का अनुशंसा किस कमिटी ने किया था, तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, कब रिकमेंड किया था, 1956 में किया था कि भारत में 14 राज्य हों और 6 केंद्र शासित प्रदेश, सारी कैटेगरी हटा करके। ठीक है, तो इसके आधार पे ही जो राज्य पुनर्गठन आयोग जिसने अनुशंसा किया था, जिसने रिकमेंडेशन दिया था, उसी के आधार पर एक अधिनियम बनाया जाता है, एक कानून बनाया जाता है, जिसका क्या नाम है, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 बनाया जाता है और उसी के तहत भाग 7 को हटाने की अनुशंसा की जाती है और 14 राज्य और 6 राज्यों का निर्माण। तो ये तो तुरंत किया जाता है। और भाग 7 को कब हटा जाए, भारत सरकार कब हटाती है, तो 44वां संविधान संशोधन, पिछले क्लास में हम लोग भाग वाले में संविधान के उसमें देखे हुए हैं। ठीक है,
इसके बाद क्या है, कुछ प्रमुख स्टेट उनका कब गठन हुआ था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट है उनको हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, लिखे हुए हैं, इनको थोड़ा आप देख लीजिएगा। बिहार का गठन कब हुआ था, तो बिहार का गठन जो ऑर्गेनाइज हुआ था 1912 में, आजादी से पहले ही हो गया था, बिहार अलग बना दिया गया था बंगाल को काट करके, ठीक है। तो बिहार का गठन 1912 में, याद रखिएगा, ये सब फैक्ट है। मध्य प्रदेश का जो गठन हुआ था, मध्य प्रदेश का जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को। हरियाणा का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1966, उसके 10 सालों बाद, 1956 के बाद 1966 में मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956, हरियाणा 1 नवंबर 1966। इसके बाद हिमाचल प्रदेश था आपका, इसका गठन कब हुआ था, तो 1970 में हुआ था, मतलब 70 में ही इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया था हिमाचल प्रदेश, से पहले केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। तो यही क्वेश्चन आता है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया, मिजोरम को राज्य का दर्जा कब दिया गया, सिक्किम को राज्य का दर्जा कब दिया गया। तो ये चीजें अभी इसके बाद हम कर रहे हैं, उसको देखिएगा। तो इसके बाद क्या था हमारा कि जो इसके बाद जो आपका सिक्किम है, सिक्किम को जोड़ा गया था, तो वो आपका 35वां संविधान संशोधन, जो संविधान में 1974 में 1974 में 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को शामिल किया गया था। किसके रूप में, राज्य के रूप में नहीं शामिल किया गया था, सह राज्य के रूप में। जैसे इस समय का दौर ये चल रहा है कि सिक्किम अलग देश हुआ करता था, ठीक है, जैसे तिब्बत हुआ करता था, तिब्बत को जब चाइना एनेक्स कर दिया, विलय कर लिया, तो सिक्किम डर गया। सिक्किम कहा कि नहीं, उधर वो लोग तो बड़े खतरनाक आदमी हैं, चलिए भारत अच्छा सीधा साधा आदमी है, इसी के पास चलते हैं। तो भारत में वो शामिल करने के लिए इसका एक बहुत बड़ा रीजन था सिक्किम को शामिल होने में, क्योंकि वो तिब्बत का एनेक्स हुआ था इससे पहले। तो तिब्बत हमारे पास आता है और 1974 में हमने उसको अपने यहाँ सहराज्य के रूप में अपने यहाँ एनेक्स वो कर लिया, क्या नाम है, विलय कर लिया। लेकिन उसके जस्ट बाद 35 संविधान संशोधन के बाद 36वां संविधान संशोधन होता है, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1974 में, 74 नहीं, यहां पे 75 है, 75। 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत हमारा क्या किया गया था कि सिक्किम को जो है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो 1975 में, जो कि एक 22वां राज्य, क्वेश्चन असल में एक बार पूछा था कि सिक्किम कौन सा राज्य हमारा बना था, तो इसलिए स्पेसिफिक यहां पे लिख दिया कि 22वां राज्य था हमारा सिक्किम, ठीक है। तो सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था, तो 1975 में किस संविधान संशोधन से, जो 36वें संविधान संशोधन से। सह राज्य के रूप में दर्जा कब दिया गया था, तो 1974 में, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, तो 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, ठीक है। सिक्किम हमारा भारत का 22वां राज्य बना था। इसके बाद क्या हुआ कि 1986 में मिजोरम एमजेड का मतलब होता है मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था 53वां संविधान संशोधन से। 53वां संविधान संशोधन 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1986 के थ्रू मिजोरम को स्टेट का दर्जा दिया गया था, ठीक है। इसके बाद क्या था, 55वां संविधान संशोधन हुआ 1987 में, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा का मतलब ये क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, तो इनको राज्य का दर्जा दे दिया गया 1987 में अरुणाचल प्रदेश को, 1986 में मिजोरम को। इसके बाद 53, 55 और 56वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1987 में ही, 1987 में ही गोवा को राज्य का दर्जा दे दिया गया था। गोवा का भी 87 में, अरुणाचल प्रदेश को भी 87 में, लेकिन पहले अरुणाचल प्रदेश को तब गोवा को। ये यहां पे क्लियर करेगा 55वां संविधान और 56वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसके बाद आया था नॉर्थ ईस्ट पुनर्गठन अधिनियम, ठीक है। इसके बाद क्या, इसके पहले ही आया था, सिक्किम से भी पहले, नॉर्थ ईस्ट राज्य पुनर्गठन अधिनियम। नॉर्थ ईस्ट जो हमारी 7 सिस्टर है आज, वो असम ही बहुत बड़ा इलाका हुआ करता था, असम। तो उसी से अलग करने के लिए कुछ राज्यों को, जैसे मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, इन तीनों को असम से अलग किया गया था। कब, 1971 में। किस कानून के थ्रू, तो उत्तर पूर्वी राज्य पुनर्गठन अधिनियम, नॉर्थ ईस्ट राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1971 में आया था, जिसके तहत मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का गठन किया गया था, ठीक है।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ का गठन सबसे पहले 1 नवंबर 2000 में, ठीक है। उसके 8 दिन बाद उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था और 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया। उत्तराखंड किसका हिस्सा हुआ करता था, जो कि 9 नवंबर 2000 से अलग हुआ? उत्तर प्रदेश का जो ऊपरी हिस्सा पहाड़ी वाला एरिया था वो उत्तरांचल बोला जाता था। तो जैसे आप पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में देखेंगे, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, उसी तरीके से उत्तरांचल हुआ करता था, हमारा ऊपरी हिस्सा उत्तर प्रदेश का। तो उत्तरांचल भी बोलते हैं, उत्तराखंड भी बोलते हैं। तो उसको अलग किया गया था 9 नवंबर 2000 को। इसके बाद झारखंड खनिज संपदा से संपन्न एरिया था जो कि बिहार का था, तो उसको बिहार से अलग किया गया था 15 नवंबर को, ठीक है, 15 नवंबर 2000 को। तेलंगाना का गठन कब किया गया था? तो 2 जून 2014। अगर बात करें कि सबसे नया, सबसे लेटेस्ट राज्य कौन सा है जो कि हमारा अलग किया गया था, तो कौन है आपका? तेलंगाना है, 2 जून 2014 को सबसे लेटेस्ट राज्य है। इसके अलावा हमारे यहाँ 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 राज्य हुआ करते थे और 9 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे पहले, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। वो भारत जानो चैप्टर में हम उसको अच्छे से बताए हैं कि किसके कैसे कैसे क्या क्या हुआ, और अभी कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि जब जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा हटा दिया गया, तो 29 से 28 जब हो जाते हैं राज्य, तो जम्मू कश्मीर का जो एरिया था उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। किस किस पार्ट में? एक पार्ट था आपका जम्मू कश्मीर और दूसरा पार्ट था आपका लद्दाख। ऊपर वाला हिस्सा लद्दाख और नीचे वाला हिस्सा जम्मू कश्मीर। तो इनको 2 केंद्र शासित प्रदेश, क्योंकि आर्टिकल 370 लागू था, आर्टिकल 370 लागू था जो कि स्पेसिफिक प्रोविजन दिया था जम्मू कश्मीर को। भारत सरकार के कोई भी नियम हो, वो चीजें 3 चीजों को छोड़ करके, जैसे आपका कम्युनिकेशन था, मिलिट्री यानी एक्सटर्नल अफेयर और मिलिट्री, सेना, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर यानी विदेश मंत्रालय, ये 3 सब्जेक्ट को छोड़ करके और सारी चीजों के लिए वहां की विधानसभा, वहां के मुख्यमंत्री अपने आप में स्वतंत्र थे, एक देश की तरह रूल करते थे। तो 370 हटाते ही केंद्र सरकार सीधे सीधे उसको अपने अंडर में ले ली। तो वहां पे 2 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र का शासन हो गया वहां पे, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों का गठन किया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर क्यों? एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस हम लोग मनाते हैं उनका, सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मृति में। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख का गठन किया गया। जम्मू कश्मीर की राजधानी 2 हुआ करती है, वहां बताए हुए हैं। जम्मू और कश्मीर कब विंटर कब समर कैपिटल है वो वहां पे देख लीजिएगा। और लद्दाख की राजधानी लेह, ठीक है। तो ये था हमारा राज्य पुनर्गठन का पूरा चैप्टर, ठीक है। 1 बाय 1 पॉज कर करके नोट्स को बनाइएगा अच्छे से। एक बार जीएस का आपका नोट्स बन जाएगा, पूरा फाउंडेशन है। यहां से आप मजबूत हो गए तो पहली चीज कि आप क्वेश्चन करने में सफल होंगे, और सारे एग्जाम के जो पेपर्स होते हैं स्टैटिक पोर्शन जीएस वाला, वो आपके रेंज में रहेगा, वो आपसे बाहर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो इन चीजों को करते हुए आगे बढ़िए और आपके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। चलिए, थैंक यू।